हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करती है। यानी अब हमें आज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं लेकिन? So, organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of organic compounds. ठीक है, हमें ये तो पता लग गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि जो हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक नेचर का है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर आपके पास कार्बन होगा, मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। आप जो भी आपको कंपाउंड दिखेगा जिसमें कार्बन होगा उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलोगे। पर क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोले जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास CO2, साइनाइड, CO3 नेगेटिव, कार्बोनेट, ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बट जब इन कंपाउंड्स को हम सर्च करते हैं या इनके बारे में स्टडी करते हैं तो इन सारे कंपाउंड्स का जो नेचर है वो इनऑर्गेनिक नेचर होता है। तो अब अगर इन कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बताया गया है तो हम कैसे पता करेंगे कि फिर ऑर्गेनिक कौन से हुए? क्योंकि ऑर्गेनिक तो कार्बन कंटेनिंग होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसमें आपको क्या ऐड करना है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, अगर आपके पास किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स होंगे तभी आप किसी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा नेसेसिटी कंडीशन, आपकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये तो होने ही होने चाहिए किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बताने के लिए। और अगर साथ में आपके पास कोई और एलिमेंट आता है वो आप बाद में देखोगे। तो आपके पास क्या कंडीशन आई? सबसे पहले आपके पास उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन हो या सिर्फ हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए। और प्लस साथ में कोई और एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। बट ये कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तभी बोले जाएंगे जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे। इन कंपाउंड्स के अंदर देखो, कार्बन तो आपको दिख रहा है पर हाइड्रोजन विजिबल नहीं है, विच मीन्स कि यहाँ पर हम इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह कैटेगराइज नहीं कर सकते। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की नेसेसिटी देखते हैं कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, ये स्टडी करनी है, वो तभी देखते हैं ना जब हमारे पास वो कहीं ना कहीं यूज़ हो रही हो। क्योंकि जब हमने ये स्टडी स्टार्ट करी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी तो 200 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। और अगर तब स्टार्ट हो चुकी थी तो उसका मतलब है कि उस टाइम पर तो इतनी नॉलेज नहीं थी हमें कि अगर मैं कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करूँगी या कोई कंपाउंड अगर मेरे सामने कोई आता है तो मैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलूँ। तो वहाँ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कैसे स्टडी कर रहे थे? तो बेसिक नॉलेज यही है कि कहीं ना कहीं हमारे बेसिक डे टू डे यूज़ के अंदर हमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिल रहे थे। बिल्कुल करेक्ट। आप अगर अपनी बॉडी का DNA देखोगे, अपनी बॉडी के ब्लड को चेक करोगे, या फिर प्रोटीन्स देखोगे, या फिर क्लोथ्स देखोगे, मेडिसिन देखोगे, ये सारी क्या है? ये सारी हमारी डेली नेसेसिटीज़ हैं। आप इन सब चीज़ों को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई हैं। विच मीन्स कि हमारे पास तो हमारी हर तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अगर हर तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अगर डेली लाइफ में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है केमिस्ट्री में तो होंगे ही, साइंस में तो होंगे ही, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। तो इस वजह से स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी। अब इनिशियली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे तो साइंटिस्ट को ये लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ नेचुरली सिंथेसाइज करे जा सकते हैं। अब नेचुरल सिंथेसिस हो सकती है, ऐसा ज़रूरी है क्या? अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ केमिस्ट ने अपनी एक थ्योरी बताई 1780 में। उन्होंने बोला कि हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं ना तो उन्हें ये पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट और एनिमल डिराइव्ड ही हो सकते हैं। प्लांट और एनिमल डिराइव्ड हो सकते हैं, और वो ये बोला गया कि उनकी जो फॉर्मेशन हो रही है ना वो किसी वाइटल फोर्स की वजह से हो रही है। अब वो वाइटल फोर्स क्या है वो हमें नहीं पता, वो नेचर में ही कोई फोर्स है जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जिस्टेंस है।
पर ये थ्योरी रॉन्ग प्रूव कर दी गई इन 1828। अब 1828 में ऐसा क्या हुआ कि ये थ्योरी रॉन्ग हो गई? 1828 में एक और साइंटिस्ट आए, एफ वुलर, जिन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि अमोनियम साइनेट की हेल्प से उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया। अब उन्होंने तो यूरिया हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनेट हमारे पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इन दोनों ही कंपाउंड्स के अंदर उन्होंने ये बोला कि मैंने तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस कर दी। हमारे पास जो अमोनियम साइनेट है ये है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और जो यूरिया है ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस आई। तो ये इसका मतलब है कि जो हमारी इनिशियल थ्योरी थी वाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस, वो रॉन्ग प्रूव हो गई। अब आप सब जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख रहे होगे, ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इन कंपाउंड्स को देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि मैम यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है। तो यहाँ तो आपकी प्रॉपर्टी वो कैटेगराइजेशन आ रही है समझ में कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट होना चाहिए, पर यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, तो हमने इसको इनऑर्गेनिक क्यों बोला? क्योंकि जब आप इस कंपाउंड को देखोगे ना तो ये कंपाउंड किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, अमोनियम आयन प्लस साइनेट आयन। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये इनऑर्गेनिक आयंस हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो इस वजह से इसको एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया और इसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। और इसी थ्योरी को फर्दर और ज़्यादा प्रूव करा गया कि हमारे पास तो इसके और भी प्रूफ्स हैं, इसको और फेवर करा गया। इसकी फेवर कहाँ से आई इसके पास हमारे पास कि 1845 और 1856 में भी साइंटिस्ट ने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया। 1845 में एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज करा और 1856 में मीथेन को सिंथेसाइज करा। तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से ये पता लगा कि 1780 में जो थ्योरी आई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो किसी वाइटल फोर्स की वजह से नेचर में ही सिंथेसाइज करे जा सकते हैं, उनकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, वो रॉन्ग प्रूव कर दी गई। और 1828 में सबसे पहले यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करके दिखाया गया और उसको फर्दर प्रूव करते हुए हमारे पास 1845 में और 56 में भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस आई, एसिटिक एसिड और मीथेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ये सब तो हो गई हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में एक बेसिक नॉलेज कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, वो किस तरीके से आगे आगे मूव करते हुए हमारे पास आज के टाइम पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अब हमें स्टडी करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रूट है वो क्या है हमारे पास, कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं हम। सो कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखते हो, 1s2 2s2 2p4, बिल्कुल करेक्ट। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 4। तो यहाँ पे जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन दो तरीके से होती है, या तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आयनिक बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होंगे? दोनों के अंदर ही आपको क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा ये अपना, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या लूज करे तो तब किस टाइप के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, किसी और कंपाउंड की, किसी और एलिमेंट के, तो वहां पर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जहां पर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिखेंगे ना, उन सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको एक ही टाइप का बॉन्ड दिखेगा, विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करना है, किन कंपाउंड्स के साथ डील करना है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के साथ डील करना है, कार्बन कंटेनिंग कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। यानी यहां पर हमें कार्बन के कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइब्रिडाइजेशन भी स्टडी करी थी। हमने 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करी थी, sp,
sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इन तीनों ही हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या स्टडी करा था, किस तरीके से मॉलिक्यूल्स थे इनके अंदर। हमारे पास कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल्स थे। sp हाइब्रिडाइज्ड में आपके पास इस तरीके से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। sp2 में डबल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल और sp3 में सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। और अगर हम इसे और बेसिक तरीके से डिफाइन करें तो इसका मतलब है sp में हमारे पास दो डायरेक्शंस में कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में और दूसरा इस डायरेक्शन में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन 3 डायरेक्शंस में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर जब हमने sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करा था तब ये बताया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको मैक्सिमम s कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको मिनिमम s कैरेक्टर ऑब्जर्व होगा। सो मैक्सिमम और मिनिमम s कैरेक्टर को आप किस तरीके से रिलेट करोगे। अब यहाँ पर s कैरेक्टर का क्या मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सिमम s ऑर्बिटल के अंदर है। और s ऑर्बिटल को भी हमने स्टडी करा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही कि हमारे s ऑर्बिटल जो है ना वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज लाई करते हैं। s ऑर्बिटल्स लाइज क्लोज टू न्यूक्लियस, बल्कि आप ऐसे बोल सकते हो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। अब क्लोजेस्ट लाई करने की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल के अंदर सबसे कम होंगे। और जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, उसका क्या मतलब है कि आपके पास जो एलिमेंट का न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक बहुत बेटर तरीके से होल्ड करके रख पा रहा है अपने पास। और जब भी हम इस तरीके से किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बताते हैं कि एक एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी है वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप कैसे बताओगे। sp हाइब्रिडाइजेशन में मैक्सिमम s कैरेक्टर, विच मीन्स कि यहाँ पर न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की सबसे ज्यादा पावर एग्जिस्ट करती है, यानी मैक्सिमम टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस is in present in sp hybridized orbitals, which means carbon which is sp hybridized is most electronegative as compared to other hybridizations। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। याद रखना आप यहाँ पर लीस्ट और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की बात कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑर्डर, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास sp हाइब्रिडाइज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 एंड देन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हमें ये यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर sp, sp2 और sp3 में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, बॉन्ड्स ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब ये जो बॉन्ड्स है यहाँ पर कितने टाइप के हैं आपके पास, यहाँ बॉन्ड्स दो टाइप के, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं आपके सिंगल बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके मल्टीपल बॉन्ड्स। और मल्टीपल बॉन्ड्स किस तरीके से कि अगर आपके पास यहाँ पर 3 या 2 बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें से एक बॉन्ड तो आपका सिग्मा होगा और बाकी जितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उस मल्टीपल बॉन्ड वाली स्पेस में उनको आप पाई बॉन्ड्स बोलोगे। जैसे यहाँ पर 3 बॉन्ड्स हैं तो इसमें से एक बॉन्ड होगा हमारा सिग्मा और 2 बॉन्ड्स होंगे हमारे पाई। सिमिलरली यहाँ पर 2 बॉन्ड्स है तो एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। तो इस तरीके से आप सिग्मा और पाई बॉन्ड को डिफ्रेंशिएट करते हो। अब पाई बॉन्ड की अपनी एक और प्रॉपर्टी होती है। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ये एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में क्या आप इसको इजीली रोटेट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से घूम रहा है, कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स इस तरफ लगे हुए और इस तरफ लगे हुए हैं वो आराम से रोटेट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप पाई बॉन्ड की बात करोगे तो पाई बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, आपका मॉलिक्यूल जिस प्लेन में होता है ना उस प्लेन के परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स लाई करते हैं। और ये चीज हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको दोबारा उसे स्टडी करना है तो आपको आई बटन पे केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे स्टडी कर सकते हो। तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन साइडवेज ओवरलैप से होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और साइडवेज ओवरलैप कैसे होता है, आपके जो ऑर्बिटल्स हैं पाई बॉन्ड के लिए वो इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर लाई करते हैं। परपेंडिकुलर लाई करने की वजह से जो इसकी रोटेशन थी ना सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, अब वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, रोटेशन अब पॉसिबल नहीं है।
यानी जो रोटेशन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड पॉसिबल थी, प्रॉपर फ्रीली जो बॉन्ड रोटेट कर पा रहा था, अब वो बॉन्ड पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से रोटेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाई बॉन्ड ने इसको ऊपर से भी बाइंड कर दिया और नीचे से भी बाइंड कर दिया, जिस वजह से इसकी जो रोटेशन थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। और रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर लाई कर रहे हैं? उन ऑर्बिटल्स के अंदर जहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से जब सिग्मा बॉन्ड था तब तो वो पूरा रोटेट कर पा रहा था, आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो पूरे मॉलिक्यूल में से सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन जब आप पाई बॉन्ड की बात कर रहे हो तो पाई बॉन्ड तो ऐसे रिस्ट्रिक्टेड है, अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस पाई बॉन्ड में लाई कर रहे हैं वो तो अपनी उसी पोजीशन पर है। तो जो भी आपका बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा उस मॉलिक्यूल पर अटैक करने के लिए, सिग्मा बॉन्ड में तो उसको इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने पड़ेंगे कि यहाँ है या यहाँ है, क्योंकि वो तो रोटेट करता जा रहा है। लेकिन पाई बॉन्ड्स के टाइम पर क्या होगा, उसे पता है कि इस मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड्स तो रोटेट होते नहीं है, जिस वजह से पाई बॉन्ड्स को इजीली अटैक करा जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन ड्रॉ होता है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल टू गेट अटैक्ड बाय द रिएजेंट्स. So the molecules with pi bonds are more reactive as compared to the molecules with sigma bonds only. यानी जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होगा वो मॉलिक्यूल्स कम रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन्स पाई बॉन्ड्स. सो यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम को स्टडी करने का मेन मोटिव क्या था कि हमारे पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज हमने एक रिकलेक्ट कर ली, जिससे हमने एस कैरेक्टर को कंसिडर करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक ऑर्डर डिफाइन करा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर डिफाइन करने के बाद इसके बॉन्ड्स को स्टडी करा, जिससे हमें इन मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी पता लगी. अब रिएक्टिविटी पता लगी है तो अब इन्हीं कंक्लूजन्स को, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, एस कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, इन सारे ही कंक्लूजन्स को, इन सारे ही स्टेप्स को जो हमने धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉरवर्ड लिए हैं, इन्हें ही हम आगे अब यूज़ करेंगे. अब आज के लेक्चर के बेसिस पर एनसीईआरटी में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है, तो चलो देखते हैं उन प्रॉब्लम्स में क्या पूछा हुआ है. प्रॉब्लम नंबर 8.1 में क्या पूछा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. यहाँ पर आपको दो मॉलिक्यूल्स गिवन है और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताए हैं कि यहाँ पर पूछा है कि कितने आपके सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड्स हैं. तो सबसे पहले आपको इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. उस स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा और जो डबल मल्टीपल बॉन्ड्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा वो पाई बॉन्ड होगा. तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है और फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है इस कार्बन एटम के साथ, और फिर फर्दर ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है कार्बन के साथ. जहाँ पर आपको बॉन्ड्स शो नहीं करे हैं उसका मतलब है कि वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है. अब ये जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से अटैच्ड है और डबल बॉन्ड के साथ नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, और फिर ये कार्बन नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और नेक्स्ट कार्बन के साथ फिर सिंगल बॉन्ड से अटैच होकर वहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं. तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है. अब इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं, जितने भी आपको सिंगल बॉन्ड्स दिख रहे हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं आपके पास यहाँ 8, और पाई बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर 3 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे. तो 2 बॉन्ड्स यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर, तो टोटल 3 आपके पास यहाँ पाई बॉन्ड्स हैं. अब ये जो आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आए हैं इनको आप और फर्दर किस तरीके से लिख सकते हो, अगर आप इन पाई बॉन्ड्स को थोड़ा और बेटर तरीके से लिखोगे तो पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन वो आप कैसे शो करोगे, 3 पाई बॉन्ड्स. या फिर आप ऐसे शो कर सकते हो कि पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ तो 2 हैं, और पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज 1. इस तरीके से भी शो कर सकते हो. बाकी अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो कोई गलत नहीं होगा. और सिग्मा बॉन्ड को भी आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. कार्बन और कार्बन के बीच में 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4 5 6 आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दिख रहे हैं. सॉरी, यहाँ हमने सिर्फ हाइड्रोजन के काउंट कर लिए थे ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स. तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं. सेकंड पार्ट का भी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट का ड्रॉ करा था. सबसे पहले कार्बन नेक्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, और अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शो नहीं कर रखे, वैसे भी पता है सिंगल बॉन्ड से बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स है.
फिर नेक्स्ट कार्बन आपका फिर से डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, जिस कार्बन से आपके पास 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। अब ये मॉलिक्यूल बनाते हुए आप तब भी ध्यान से देख सकते हो कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो ये 4 बॉन्ड्स अगर फॉर्म कर रहा है तो मतलब मॉलिक्यूल आपका ठीक है, हर एक कार्बन 4-4 बॉन्ड्स फॉर्म करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स है और पाई बॉन्ड्स है आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 8.1। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 8.2। प्रॉब्लम नंबर 8.2 में क्या पूछा है? व्हाट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन पूछी है। तो सबसे पहले हमें इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। आपका सबसे पहला मॉलिक्यूल है CH3Cl। ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा? आपको स्ट्रक्चर में ना वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी कि यहाँ पर हमारे पास किस तरीके की शेप आएगी क्या, वो अगर आपसे स्पेसिफाइड पूछा है ना तब देना, तब बता देना। जैसे हमने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी करा था, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछी है तो वहां पर ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्स वगैरह सिर्फ स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करो, जैसे यहाँ रिप्रेजेंट करें। जैसे अगर ये CH3Cl है, हमें पता है कि 4 बॉन्ड्स का मतलब टेट्राहेड्रल शेप बनेगी। अगर आप टेट्राहेड्रल ना भी बनाओ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपसे मॉलिक्यूल की शेप नहीं पूछी है यहाँ। तो यहाँ पर आपके पास 4 बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि आपको बॉन्ड्स तो शो करे नहीं है, तो विच मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स ही होंगे। और उन चारों बॉन्ड्स में से 3 तो आपके पास हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो जब आपका एक कार्बन एटम 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड बनाए तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बोली जाती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आपके पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास 2 और 1 यहाँ 3 कार्बन एटम्स हैं। तो इसका मतलब है आपको तीनों की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? CO किस तरीके से एग्जिस्ट करता है हमारे पास? आप सब सोच रहे हो कि मैम CO तो ऐसे एग्जिस्ट करता है कि C ट्रिपल बॉन्ड O, जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट यहाँ पर हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अभी आपको मॉलिक्यूल्स प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने नहीं भी आ रहे हैं तो इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे मूव करोगे आपको मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करने भी आसानी से आ जाएंगे, जहाँ पर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो कार्बन है ये 3 डायरेक्शंस में बॉन्ड बना रहा है, जिस वजह से ये कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये जो दोनों कार्बन है आपके ये 3 डायरेक्शंस में तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक डायरेक्शन में कार्बन के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो इसका मतलब है कि एक कार्बन 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड बना रहा है। तो विच मीन्स कि ये वाले जो हमारे दोनों कार्बन्स है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ हम हर एक कार्बन की एक्सप्लेन करेंगे अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफाई करके ना बताई गई हो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में ही बोला है ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। नेक्स्ट है आपके पास CH3CN। अब CH3CN किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? CH3 3 डायरेक्शंस में तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक आपका ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। ये कार्बन तो सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में बना रहा है, विच मीन्स कि ये तो है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन 4 डायरेक्शन में बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे भी जहां आपको CH3 दिखे ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर ये कार्बन तो 3 डायरेक्शन में बना रहा है तो इसको बोलेंगे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और तो कोई हमारे पास कार्बन ही नहीं है, इसी का तो पूछा है कार्बन का ही। नेक्स्ट आपके पास ये मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड C फिर H और फिर CN इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। CH3 है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन 3 डायरेक्शंस में बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये भी 3 डायरेक्शंस में बना रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में बॉन्ड बना रहा है तो sp हाइब्रिडाइज्ड। इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। हर एक एटम की जो भी आपसे पूछा हो, किसी भी कार्बन की पूछी हो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो। So this was your problem number 8.2. Now let's move on to problem number 8.3. Problem number 8.3 में क्या पूछा है? Write the state of hybridization of carbon in the following compounds and shape of each of the following molecules. यानी यहाँ पर हमें हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ शेप भी बतानी है। अब केमिकल बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी शेप होगी लीनियर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल।
सो बस यहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और उस हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर आपको शेप बतानी है। तो जो सबसे पहला मॉलिक्यूल है ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर कार्बन की तीन डायरेक्शंस में बॉन्ड बन रहे हैं, विच मीन्स ये कार्बन आपका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, इसकी ज्योमेट्री और इसकी शेप। तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर की फॉर्म में। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ तो हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं था तो आपकी शेप और ज्योमेट्री सेम हो गई। वो शेप और ज्योमेट्री वाला डिफरेंस जो हमने स्टडी करा था केमिकल बॉन्डिंग में, वो ध्यान देना है कि अगर हम ज्योमेट्री कंसिडर कर रहे हैं तो उसमें लोन पेयर कंसिडर करेंगे और शेप देख रहे हैं तो लोन पेयर कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH3F। इसके अंदर आपके पास 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड बनता है और 4 डायरेक्शंस में बॉन्ड बन रहा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री क्या, शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल, ये तो आपको दिख ही रहा है कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। देखने से भी पता लग रहा है कि लीनियर मॉलिक्यूल है, ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी sp है और sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि लीनियर मॉलिक्यूल है। सो दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 8.3। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन मॉलिक्यूल्स को जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर करके देख रहे हैं ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।